नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के टॉक शो अश्वनी शेष। मित्रों, आज चर्चा का विषय मीडिया में भी जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्रभुत्व बढ़ रहा है, ये अच्छा भी है और नुकसानदायक। तो आज हम आप चर्चा करेंगे कि क्या सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आपने देखा होगा बहुत ऐसे वीडियो एफबी पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर अपलोड होते हैं जिसमें वो हैपनिंग्स दिखती हैं, वो घटनाएं होती हुई दिखती हैं जिनको यूजुअली ट्रेडिशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। बड़े चैनलों के लिए तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, परंतु इस तरीके के वीडियो, इस तरीके की जो सोशल जर्नलिज्म है, वो कहीं ना कहीं समाज को आपके समक्ष प्रस्तुत करती है, अच्छी बुरी वास्तविक हकीकतों का खुलासा करती है। जिस तरीके से जब आरटीआई प्रभावित हुई थी तो उससे सरकारें बदल गई थी, ठीक उसी तरीके से ये सोशल मीडिया जो है और जो सिटीजन जर्नलिज्म है, ये अब एकमात्र साधन रह गया है कि वो समाज की हकीकतों को रूबरू कराए। मित्रों, हालांकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो या भाजपा हो या सपा हो, बसपा तो खैर अभी इतनी एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, सपा भी केवल अपने कार्यक्रमों को लेकर के आती है, परंतु कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो सोशल मीडिया का टकराव है, ये राष्ट्रहित में नहीं। ऐसे गंभीर मैटर सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं जिनके उत्तर और प्रत्युत्तर, पक्ष और विपक्ष में एक संवेदनशील माहौल जन्म लेने लगता है। आवश्यकता है इस माहौल को नियंत्रित करने की। कमेंट्स होने चाहिए, सकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। अगर सपा गलत कर रही है या भाजपा गलत कर रही है या कांग्रेस गलत कर रही है तो निस्संदेह मीडिया पर उसकी निंदा या उसका क्रिटिसिज्म आना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म के बजाय उसके प्रत्युत्तर में भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए कमेंट किया जाना निसंदेह अब इस पर अंकुश जरूरी है। क्योंकि पिछले 6-7 सालों में, बल्कि हम अगर बात करें तो जब 2012 से जब से भाजपा का प्रभुत्व बढ़ा है और कांग्रेस 2 टेन्योर मनमोहन सिंह का पार करने के बाद उधर जो अन्ना का मूवमेंट हुआ, अन्ना के मूवमेंट में इस सिटीजन जर्नलिज्म का बहुत बड़ा रोल रहा, आरटीआई का रोल रहा। उस रोल का परिणाम ये रहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, और बाहर ही नहीं हुई, आज कांग्रेस इस पोजीशन पे पहुंच गई है कि उसको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाना पड़ रहा है जो हकीकत में उनके सामने कीट पतंगे से ज्यादा नहीं। दूसरा दुर्भाग्य कांग्रेस के साथ उसके अपने नेतृत्व की क्षमताओं को लेकर के भी है। ये आज की चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि इस सिटीजन जर्नलिज्म ने अन्ना के आंदोलन को वो उरूज दिया जिस वजह से भारत में सरकारें बदल गई और भाजपा को एक नया आयाम दिया। अब जबकि पिछले 1 दशक से मीडिया की बिकावली को लेकर के, कहीं ये मोदी मीडिया है तो फिर उसके बाद एक शब्द आया गोदी मीडिया है, तो ये रविश मीडिया है, कहने का मकसद इस तरीके के जो कमेंटो क्रिटिक्स आए। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि मीडिया बिक रही है, गंभीर है, और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भी अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो इस चीज को कतई ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि क्यों कर कोई चैनल 100% एंटी या 100% फेवर्ड। मित्रों, बड़ी गंभीर स्थिति है। मीडिया की बिकावली को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि मीडिया उतना ही महत्वपूर्ण तंत्र है जितना कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आप लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को नकार नहीं सकते हैं। आज जिस तरीके की घटना घटित हुई आर भारत के अर्णब गोस्वामी को लेके, अर्णब गोस्वामी प्रो थे या एंटी थे, ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो पत्रकार था और पत्रकार का जिस तरीके से दमन किया गया वो निसंदेह निंदनीय है। परंतु हमको ये भी ध्यान देना होगा कि 3.5 साल में 147 पत्रकारों पर यूपी पर भी अत्याचार हुआ, उनकी हत्याएं हुई, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया,
उन पे जानलेवा हमला हुआ। तो बात केवल एक अर्नब की नहीं है, बात पत्रकारिता की है। और अब पत्रकारिता का स्वरूप और जो पत्रकारिता का जो प्रभाव वो इतना विस्तृत होता जा रहा है कि 90% लोग स्मार्टफोन पर हैं। वो होने वाली, घटित होने वाली किसी भी घटना की देन एंड देयर ऑन द स्पॉट वीडियो बनाते हैं। कभी कभी तो कुछ वीडियो देख के बड़ी आत्मग्लानि महसूस होती है। द मैन इज डाइंग एंड पीपल आर शूटिंग। आदमी मर रहा है, आदमी वीडियो बना रहा है, बचा नहीं रहा है। संवेदनशीलता भी खत्म हुई है। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि उन घटनाओं की भी जानकारी अब सोशल मीडिया के माध्यम से आम होने लगी है, जिनको अमूमन ट्रेडिशनल मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, वो अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है उसके स्टेटस की ये न्यूज नहीं है। तो अब आवश्यकता पड़ गई है कि सरकार को इस अनट्रेडिशनल मीडिया को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। इसलिए देना चाहिए कि गली मोहल्लों की वो हरकतें जिन पे शासन प्रशासन की नजर नहीं जाती है या अपरिहार्य कारणों के चलते शासन प्रशासन उसको नजरअंदाज कर देता है और बड़ी गंभीर घटनाएं होती हैं। निर्भया एक अकेला कांड नहीं है, या हाथरस का कांड नहीं है, या दिशा सालियान का मामला नहीं है, या मामला राजस्थान का नहीं है। मामला क्या है कि ऐसे सैकड़ों दुर्दांत तो बड़ा निंदनीय घटनाएं समाज में घटित होती रहती हैं, जिनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। वहाँ रिपोर्टिंग में यही सिटीजन जर्नलिज्म ये काम आता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो जब तक खुलासा होती तब तक मालूम पड़े ओरिजिनल केस ही खत्म हो गया, परंतु पुनः उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, उसको रीओपन किया जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के जरिए या कमेंट्स के जरिए या फोटो के जरिए कुछ नई चीजों का खुलासा होता है। तो साथियों, अब आवश्यकता है कि सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन को, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, इनको सजग और सचेत होना पड़ेगा। देश हित में, सरकार या पार्टी हित में नहीं, देश हित में। राष्ट्रवादिता जिस तरीके से सेकुलरिज्म की परिभाषा हर पार्टी ने अपनी बना रखी है, उस तरीके से राष्ट्रवादिता की भी परिभाषा हर पार्टी की अपनी है। राष्ट्र सर्वोपरि है, परंतु राष्ट्र किससे है? राष्ट्र आम जन से है। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या जो नीतियां बन रही वो आम जन के हित की है। एक बहुत बड़ा सबक है बिहार का चुनाव। शिक्षा लेनी चाहिए कि क्या हमारी नीतियां, हम बात तो मॉल की कर रहे हैं, पर क्या हमारी हैसियत एक परचूने की दुकान से खरीद की है? क्या हम इतना कमा पा रहे हैं? सोचना पड़ेगा। और इस सत्य को और इस तथ्य को अगर कोई खुलासा करता है तो उसे सिटीजन जर्नलिस्ट करता है। एक आम नागरिक जो सड़क पर चलते चलते एक वीडियो बना करके उसको वायरल कर देता है। और उस पर भी एक बड़ा गंभीर विषय ये है कि ऐसे जर्नलिज्म पर जिसमें किसी अपराध या किसी ऐसी गंभीर घटना का जब खुलासा होता हुआ दिखता है तो शासन उसी को दबाने का प्रयास करता है, प्रशासन उसी पर दबाव बनाता है। अभी मैं कल एक न्यूज़ ग्रुप में देख रहा था कि उन्नाव के पास, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ एग्जैक्ट लोकेशन देने में, कि उन्नाव के पास एक चौकी सोरामऊ या कहीं अजगैन की किसी चौकी का जिक्र था कि उस चौकी के बगल में क्या कहते हैं सेक्स रैकेट चल रहा था। जब एक क्षेत्रीय आदमी ने उसको रिपोर्ट किया तो चौकी इंचार्ज ने उसको ही फंसाने की धमकी दी। आप सोचिए कितनी गंदी व्यवस्था है। क्या इसलिए हम पुलिस के लिए टैक्स देते हैं? क्या इसलिए हम पुलिस वाले रखते हैं? क्या पुलिस का यही दायित्व है? हकीकत आप जान लीजिए कि पुलिस अगर ईमानदारी से किसी का पक्ष विपक्ष न करे, केवल ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, तो ये मेरा चैलेंज है 80% अपराध स्वतः समाप्त हो। 15 से 20% वो अपराध तो अनवरत समाज में कायम रहेगा जो उस प्रवृत्ति के लोग करते हैं। एक चीज, क्रिमिनोलॉजी में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्राइम, 4 तरीके के अपराध बताए गए हैं। एक जाने अनजाने हो जाता है, दूसरा न चाहते हुए बिना किसी इच्छा शक्ति के हो जाता है, तीसरा एक्साइटमेंट में हो जाता है, और चौथा कोल्ड ब्लडेड होता है।
जो 15 से 20% कोल्ड ब्लडेड क्राइम है, जिसको क्रिमिनल करता है, उस अपराध को तो कोई समाज नहीं रोक पाएगा। परंतु ये 80% अपराध जो है, ये निसंदेह न केवल समाप्त किया जा सकता है, अभी तो अगर पुलिस ईमानदार हो जाए, शासन ईमानदार हो जाए, तो ये मेरा चैलेंज है कि समाज से 85 से 90% क्राइम एट अ टाइम खत्म किया जा सकता है। और जिस तरीके से सिटीजन जर्नलिज्म का प्रभुत्व बढ़ रहा है, मेरी आम नागरिकों से भी दरख्वास्त है, इस वीडियो के माध्यम से मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी पत्रकार हैं। पत्रकारिता के लिए किसी क्वालिफाइड डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं तो वो स्थितियां ऑलमोस्ट डिफर होती है जो आपको सिखाया जाता है। तो आप एक सचेत पत्रकार की भूमिका में अनवरत बने रहें, होने वाली छोटी से छोटी घटना को रिपोर्ट करें, क्योंकि आज की एक छोटी घटना कल की किसी विविध घटना को जन्म देने वाली हो सकती है। हम आप इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।